जैसे तैसे समय काटने के बाद श्योर अब रात हो चुकी थी। श्योर वो उस वक्त उसी प्राचीन कबीले में एंट्री ले रहा था। वो उसने अजीबोगरीब सैनिक के कपड़े पहन रखे थे। उसने मैग्रॉन ने और उस राजकुमार ने। हम तीनों वहां जाएंगे। और तुम लोगों को प्लान तो पता है ना कि कैसा नाटक करना है। राजकुमार अपने सैनिकों से कहते हैं, जी महाराज, हम सब संभाल लेंगे। इतना कहने के बाद शिवलस आगे आकर राजकुमार से कहता, राजकुमार, वो लोग अपने अपने एक अजीब से हेलमेट को पहनते हैं ताकि वो डीमन उनका चेहरा ना देख सके। महाराज काल, आप ही का तो इंतजार था। चलिए आज जल्दी मुझे आजाद करा दीजिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं और आपकी मदद करते करते आपको ताकतवर भी बना सकूं। वो डीमन महाराज काल से कहता, जो कि असल में डीमन सेलू था। हाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त, चलो पहले मुझे तो चाहिए वो हासिल कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ अंदर ही रखूंगा, साथ में बाहर निकलेंगे। डीमन सेलू वो अच्छा से नाटक करते हुए कहता और श्योर मैग्रॉन उस राजकुमार को ले जाता। रुको, वो डीमन अचानक से मैग्रॉन को रोकते हुए कहता। मैग्रॉन उसकी बात सुनने के बाद रुक जाता और पीछे देखता। महाराज का साफ साफ हुक्म है, तुम हम पे हुक्म नहीं चला सके। मैं यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं मानने आया हूँ, अपने महाराज की बात मानने आया हूँ। मैग्रॉन वो पूरी इज्जत के साथ महाराज काल को देखते हुए कहता, अब सैनिक भी तो मरे ही है, जाओ तुम लोग अपना काम करो। वैसे भी इनकी भी बात तुम्हें माननी चाहिए, ये गलत बात है। अब इसे क्या चाहते हैं? डीमन सेलू डीमन उस डीमन से कहता, नहीं नहीं, ठीक है जाओ। वो डीमन उस मैग्रॉन को गुस्से से देखते हुए कहता और मैग्रॉन पीछे पलटता और नॉर्मली चल के जाने लगता। देखते देखते श्योर मैग्रॉन और वो राजकुमार उसी अजीब से तलवार के पास पहुंचते हैं। वो तीनों ही उस तलवार के सामने झुकते हैं और उसके ऊपर उस लिक्विड को डालना शुरू कर देते हैं। देखते देखते वो अजीब सी शील्ड जो कि पानी के रूप में थी और वो फील्ड थी, वो टूटनी शुरू हो जाती है। वो फिर छोटी सी सफ़ेद रंग की रोशनी जो कि असल में आत्मा थी, वो ये सब होता हुआ देखकर त्वरित तलवार करने चली जाती है। श्योर धीरे धीरे उस सील के अंदर अपने हाथ को डालता और देखते देखते उस तलवार को पकड़ लेता। उस तलवार को पकड़ते ही अगले ही पल श्योर के सामने अंधेरा छाता और श्योर के सामने एक अजीब सा आदमी दिखना शुरू हो जाता, जिसकी पूरी बॉडी सफ़ेद रंग से शाइन कर रही थी और वो श्योर को देख रहा था। ये जिंदा नहीं है, ये एक तरीके से रिकॉर्डिंग टाइप है। श्योर है उस अजीब फिरौती को देखते हुए कहता, आप कौन है? श्योर वो फिरौफनी को देखते हुए कहता, फिरौफनी जिसकी भी थी वो थोड़ा बूढ़ा लग रहा था और थोड़ा ताकतवर लग रहा था। मैं कौन हूँ उससे क्या फर्क पड़ता? तुमने इस तलवार को हासिल किया, मतलब ये तलवार तुम्हें इस लायक मानती है कि तुम किसी भी डीमन को मार सकते हो, मतलब तुम डीमन टेमर हो। यकीन नहीं होता कि एक डीमन टेमर इस तलवार तक पहुंच गया उस डीमन के सामने, क्या बात है। वो बूढ़ा आदमी इशारे से कहता, अच्छा वो सफ़ेद रोशनी आप ही थे, मतलब वही आत्मा? श्योर फिर से उस बूढ़ा आदमी से कहता, नहीं नहीं, मैं वो नहीं, वो तो जिंदा है और वही है। ये मेरे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा जो कि मैंने इस तलवार के अंदर छोड़ा था। जो भी इस तलवार को चलाने के काबिल हो सकता है, और अगर ये तलवार उसके हाथों में जाए तो मुझे उससे मिलकर उसे देखना होता, उसे परखना होता है। वो बूढ़ा आदमी श्योर से कहता, मतलब आप मुझे परखने वाले हैं? श्योर फिर से कहता और वो बूढ़ा आदमी श्योर को देख के स्माइल करने लगता। चार तो अंधेरे अंधेरा और वो बूढ़ा आदमी जो सफेद रंग में चमक रहा था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक, पीसफुल और ताकतवर लग रहा था। अगले पल वो बूढ़ा आदमी अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखता। अगले पल उस बूढ़े के बीच में, मतलब उस बूढ़े के बीच में उसके सीने के पास एक अजीब सी रोशनी दिखती है जो कि तेजी से बाहर निकलती है, तलवार के ऊपर रहती है। वो तलवार सीधे श्योर के सर के बगल से निकलती है। श्योर ने सब रहते उस तलवार को डॉज कर दिया था, लेकिन फिर भी श्योर के कानों पे एक कट लगी गया था जहाँ से खून निकल रहा था। श्योर अपने कानों को चेक करता जहाँ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। श्योर तुरंत ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगले पल श्योर कुछ नोटिस करता है। उस बूढ़े आदमी के हाथों में भी एक अजीब से गोल्डन रंग की तलवार आती है। श्योर पे भी जिस तलवार से हमला किया गया था वो भी गोल्डन रंग की ही थी। श्योर उस तलवार को ले लेता। ऑफकोर्स उसे ये तलवार दी गई थी और देने का तरीका थोड़ा अजीब और डरावना था। माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे तलवारबाजी इतनी अच्छे से आती नहीं है। श्योर इस्माइल के साथ कहता, इस तलवार ने तुम्हें चुना, मतलब तुम्हें कुछ तो खास होगा, या तो तुम भविष्य में इस तलवारबाजी को अच्छे से सीख सकते हो। ये तलवार कोई आम तलवार नहीं है जिसे तुमने पकड़ा, जेडिक्स डॉग वेपन स्वॉर्ड। वो कोई ऐसा हथियार नहीं है। उस तलवार को ताकतवर डीमंस की हड्डियों से बनाया गया है, उसे तलवार का रूप दिया गया है। उस तलवार के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे सोचना और समझ पाना नामुमकिन, लेकिन मैं इस बात के लिए तो कंफर्म हो ही सकता हूँ कि तुम
मेरी उम्मीदों पर खड़े उतरोगे। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी हमें तलवार को रेडी करता है और श्योर भी एक अच्छे से पोस्टर के साथ हमें तलवार को रेडी करके खड़ा हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी तेजी से श्योर की तरफ बढ़ता है। जहाँ तक है, इन अंकल ने अपनी ताकत सफेद करके रखी है। ये मुझसे एक दो लेवल ऊपर ही जाके लड़ रहे हैं ताकि ये मेरी ताकत को जान सके कि मैं अपने से ज़्यादा ताकतवर लोगों को कैसे हैंडल कर सकता हूँ। श्योर इतना कहने के बाद तेजी से ऊपर जंप करता है। ऊपर कूदना मतलब मौत को दावत देना लड़के। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी श्योर के ठीक नीचे आ जाता है और उसके ऊपर में तलवार से हमला करने लगता है क्योंकि श्योर वहीं गिरने वाला था। अगले पल श्योर बीच हवा में ही जंप कर देता है। ये क्या? वो बूढ़ा आदमी हैरान दिख रहा था। श्योर वो असल में जंप नहीं, वो उड़ रहा था, लेकिन वो एक तरीके से उन सभी को उड़ के दिखा तो नहीं सकता था। मैं यहाँ पर अपने किसी भी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, तो दिव्य कला से जुड़ी हुई स्किल्स का कैसे कर पा रहा हूँ? श्योर मन में सोचता है। इससे तो ये दिव्य कला है। श्योर फिर से मन में सोचता है। वो तेजी से उड़ना शुरू करता है और एक एक लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए आसमान मोड़ते रहता है। यह आसमान में दौड़ सकता है? वो बूढ़ा आदमी हैरानी से कहता। उसे ये लग रहा था कि श्योर उड़ नहीं बल्कि आसमान में दौड़ रहा है। श्योर आसमान में दौड़ते हुए जा रहा था। इतने में श्योर वो अपने कदम रोक लेता और पीछे उड़ना शुरू कर देता क्योंकि एक तलवार तेजी से श्योर जहाँ पहुँचने वाला था वहीं पहुँच गई थी। श्योर समय रहते रुक गया था, वरना वो तलवार उसके सर के आर पार निकल जाती। पता नहीं यहाँ मरूंगा तो क्या होगा, श्योर मन में सोचता और उस तलवार को बीच हवा में ही पकड़ लेता, जिसके कारण श्योर के हाथ वहाँ से तो हड्डियों के टूटने की आवाज़ आती है क्योंकि श्योर जिस स्पीड के साथ उस तलवार को पकड़ रहा था और उस तलवार की स्पीड भी जो खतरनाक थी और उसका तो कमाल की फोर्स बढ़ी हुई थी, उसे रोकने में श्योर की जान निकल गई थी। श्योर अपने हाथों को चक्कर करने के अगले पल श्योर तुरंत ही पीछे मुड़ता और तेजी से ऊपर उड़ना शुरू कर देता क्योंकि वो बूढ़ा आदमी ऑफकोर्स वो जिंदा थोड़ी था जब वो उड़ने वाली स्किल वगैरह ढूंढेगा। वो एक आत्मा के रूप में या फिर एक अजीब सी चीज था। लगता है मैं इसके दिमाग के ही अंदर हूँ, मतलब ये अपने दिमाग के अंदर तो कुछ भी। श्योर इतना कहते ऊपर जा रहा था, इतने में ही ऊपर से एक बड़ा सा हाथ आता और वो श्योर को एक मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता। श्योर के हाथों में जो एक तलवार थी, श्योर तुरंत उसे घुमाकर उस बड़े से हाथ की तरफ फेंकता ताकि वो उसे थोड़ा सा भी रोक पाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। उल्टा वो हाथ वो छोटा हो जाता और उस तलवार को पकड़ लेता और वो हाथ वहाँ से गायब हो जाता। श्योर जब नीचे देखता तो उस बूढ़े के हाथ में उसकी तलवार आ गई थी। और यार ये तो, श्योर इतना कहता और उड़ते रहता। उड़ने वाली कला, लेकिन तुम यहाँ पर किसी भी तरीके का कला का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो और तुम कर रहे हो, मतलब तुम्हारे पास जो कला है वो सच में कमाल की है लड़के। वो बूढ़ा आदमी श्योर की तारीफ करते हुए कहता, मतलब मैं पास हो गया? श्योर उस बूढ़े आदमी से कहता, अभी तो शुरुआत हुई है। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी श्योर के सामने टेलीपोर्ट हो गया था और फिर तलवार को श्योर के गले के तरफ घुमा देता। श्योर तुरंत ही अपनी सर को पीछे करता, लेकिन उस तलवार का हमला श्योर के गले के सामने लग ही जाता, जहाँ से श्योर से गले से खून निकल रहा था। श्योर अपने गले के खून को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। श्योर तुरंत ही सामने हमला करने की कोशिश करता, लेकिन श्योर उसमें कामयाब नहीं हो सकता था। आपको वो बूढ़ा आदमी श्योर से दूर जा चुका था। अरे यार ये कहाँ फंस गया हूँ मैं, श्योर मन मन सोचता। ये बूढ़ा आदमी जो भी है, ये किसी टाइम के पुराने टाइप का वॉरियर लग रहा था, और अगर इस तलवार को बनाने वाला यही है तो मतलब ये एक ताकतवर डीमन टेमर हो सकता, वो भी हाई रैंक कबीला वाला। और ये हाई रैंक कबीले वाले डीमन टेमर हो सकते हैं और ये उनकी एक तरीके से आत्मा जैसी ही कुछ है या फिर दिमाग का हिस्सा। तो एक तरीके से ये अगर श्योर के बराबर भी होते तो भी श्योर इन्हें हरा नहीं पाता, क्योंकि इनके सकिंग पावर्स, उसकी प्योरनेस कुछ ज़्यादा ही होगी। मुझे इनके पैटर्न्स को समझना होगा। मैं इनके दिमाग के अंदर हूँ, मुझे दिमाग के साथ खेलना होगा, इनके साथ नहीं। श्योर मन मन सोचता। श्योर अपनी आंखें बंद करता और वो कुछ सोचने लगता। वो इस वक्त कुछ महसूस कर रहा था, आसपास की अजीबोगरीब चीज़ों को वो आसानी से महसूस कर पा रहा था। श्योर तुरंत ही अपने सर को पीछे करता, जहाँ से एक तलवार उड़ते हुए जाती है। श्योर इस बार उसे पकड़ता नहीं है। श्योर इसे पकड़ने के बाद अपनी बॉडी को ढीला छोड़ता और तेजी से उस तलवार के साथ उड़ के जाने लगता। श्योर को फिर से अपने सामने एक बड़ा सा हाथ दिखता, जिससे इस बार श्योर तलवार से नहीं मारता, वो उस तलवार के फोर्स को वहाँ रह नहीं देता और उस तलवार के साथ ही उस तलवार के थोड़े से डायरेक्शन को बदलते हुए उड़ने वाली कला के साथ उस तलवार के डायरेक्शन को मोड़ने में कामयाब हो जाता, वो भी ताकतवर फोर्स के साथ। और वो उसी ताकतवर फोर्स के साथ वो तलवार उस बूढ़े आदमी के हाथ से टकराती है, जो कि आसमान में दिख रहा था। अगले पल वो बूढ़े आदमी के हाथ के आर पर एक तलवार आ जाती है। ओह, ये हुई ना बात, वो बूढ़ा आदमी इस्माइल के साथ कहता। अगले पल वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता और वो बूढ़ा आदमी श्योर को देखने लगता। तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें मुझसे नहीं मेरे दिमाग से लड़ना था। असल में मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, तो मेरे दिमाग के अंदर हूँ। तुम्हें लड़ना था मेरे दिमाग से और तुम उसमें कामयाब रहे, मतलब तुम जेरेक्स डार्क वेपन हासिल करने के लायक हो।
लेकिन एक चीज़ याद रखना, जेरिक स्टाफ वेपन जो कोई नॉर्मल वेपन नहीं है। वो डीमंस का खात्मा करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अजीब और डरावना भी है। उसकी बहुत सारी ताकतों को हमने समझने में बहुत बड़ी गलती की थी, जिसके कारण बहुत बड़ी तबाही मची थी। लेकिन घबराओ मत, मेरे जाने के पहले मैं उस तलवार के ऊपर एक सील लगा दूंगा, जो कि तुम्हारी ताकत के हिसाब से अनलॉक होती रहेगी। क्योंकि मैं थोड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी बच्चे के हाथों में इतनी ज़्यादा ताकतवर चीज़ थमा दूँ। वो बूढ़ा आदमी श्योर से कहता, और श्योर उनकी बात मानते हुए अपने सर को हाँ मिलाता। आपको श्योर यही सोचा था कि वो इतनी ताकतवर चीज़ संभालेगा कैसे। वैसे तो उसका ये प्लान था कि वो इसे उस क्वीन को दे दे, या फिर वो जो आत्मा है जो कि महाराज की हो सकती है, एक तरीके से उस महाराज को उसकी तलवार थमा देगा। श्योर उसके दिमाग में यही चल रहा था। श्योर उस बूढ़े आदमी को थैंक यू बोलता, अपने सर को नीचे करके उन्हें बाय बाय करता, जहाँ पर श्योर नॉर्मल हो जाता और वो तलवार श्योर अपने हाथों से उठा लेता और वो सील भी गायब हो जाती है और वो छोटी सी आत्मा उस तलवार के अंदर चली जाती है। वहां पर कुछ भी नहीं बदला था, वहां पर तो एक सेकंड तक नहीं बीता था। श्योर ये देख के हैरान था। चलो अब तुम सब बाहर तभी जाओगे जब ये सील हटेगी, क्यों? वो डीमन सभी से कहता। श्योर उससे तो यही लग रहा था कि वो सभी बाहर चले जाएंगे। और डीमन सैलू, वो तो डीमन है श्योर का, वो अगर मर भी जाता है तो श्योर के डिमोनिक फॉर्म में आ जाएगा और डीमन सैलू को उससे कोई भी परेशानी नहीं थी। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन मेरे सैनिक अगर बाहर चले जाए तो मैं अपने आप को सेफ महसूस करूंगा और अपने सामान को भी सेफ महसूस करूंगा। बाकी इस सील को तोड़ने का काम तो चालू हो ही चुका है। डीमन सैलू अपने गले को लेफ्ट राइट करते हुए कहता, जैसे कि वो अपने गले को चचराने की कोशिश कर रहा हो। नहीं नहीं, मेरे होते हुए कोई परेशानी नहीं होगी, वो डीमन इतना कहता। और डीमन सैलू को, जो कि महाराज काल के रूप में था, उसके कंधे पे हाथ रख के वहाँ से जाने लगता। अब क्या करना है? श्योर उस राजकुमार से कहता, हमें कैसे भी यहाँ से निकलना होगा। एक बार निकल गए तो काम बन जाएगा, वो राजकुमार श्योर से कहता। राजकुमार मैग्रॉन और श्योर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर श्योर को बहुत सारी हड्डियाँ दिखती है। श्योर सारी हड्डियों के एक एक पार्ट्स को इकट्ठा कर लेता, एक तरीके से डीएनए के लिए या फिर ऐसी चीज़ के लिए, ताकि एक तरीके से इन चीज़ों के इस्तेमाल से वो क्वीन वो शरीर बना सकती थी। श्योर सब कुछ इकट्ठा करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता और उसे सील के आसपास पहुंच जाता। लेकिन वो डीमन उसकी नज़र सही पे थी। श्योर अगर एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो वो डीमन श्योर के चीथड़े चीथड़े उड़ा देगा। श्योर ये अच्छे से जानता था। एक बार उसे इस जगह से निकल जाऊँ, उसके बाद बताता हूँ उसे। श्योर के मन में अंदर यही चल रहा था। मेरे ख्याल से पहले हमारे आदमी को बाहर भेज देते हैं। देखो मैं तुम्हें भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन सच में इतना भी नहीं। क्या पता कि तुम यहाँ से निकलने के बाद मुझे खतरा समझो और इस हथियार को भी ले जाओ। यह हथियार एक तरीके से मेरा टिकट, ताकि तुम मेरे साथ काम करते रहो। वो डीमन सैलू उस डीमन को फंसाते हुए क्या था, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। वैसे भी अच्छा एक काम करते हैं। इतना कहने के बाद वो डीमन महाराज काल को नीचे गिरा देता और उसके ऊपर अपना पाँव रख देता। अब उस डीमन ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। चुपचाप इस सील को खोलो, वरना ये सभी मारे जाएंगे, वो डीमन महाराज काल और श्योर और बाकी सभी की तरफ इशारा करते हुए कहता। और सामने मौजूद सैनिक वो हड़बड़ा जाते हैं। अगली पल श्योर कुछ नोटिस करता। श्योर मैग्रॉन और राजकुमार वो अपने अपने जगह पे पता नहीं क्यों गिर रहे थे। वो संभल तो रहे थे लेकिन ऑटोमेटिक ही गिर रहे थे। ये क्या हो रहा है? श्योर मैग्रॉन और राजकुमार इतना कहते हैं। अगले पल वो लोग नीचे गिर जाते हैं। उनके पाँव से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता। और जब उनकी नज़र अपने पाँव की तरफ जाती है तो उनके पाँव कट के अलग हो चुके थे। ये कमीना, श्योर वो दर्द सहते हुए कहता। वो लोग चिल्लाते तक नहीं है, वरना उनकी आवाज़ वो डीमन पहचान जाएगा। वो लोग अब भी उस सील से बहुत ज़्यादा काफ़ी करीब थे। श्योर जानता था कि अगर वो पूरी ताकत भी लगाता तो चांस बहुत ज़्यादा कम है। श्योर के हाथों में अब भी वो तलवार थी। अगले पल श्योर के सामने एक अजीब सी याद आती है, जो कि उस तलवार के ऊपर थी। ये तलवार, वो डीमन इतना कहते उस तलवार को उठा लेता और महाराज काल के कॉलर को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता। यार ये तलवार वो मुझे कैसे भी चाहिए, श्योर मन ही मन सोचता। लेकिन उसके लिए श्योर को करना क्या चाहिए वो श्योर समझ नहीं पा रहा था। श्योर एक तरीके से बड़ी बड़ी दुविधा में फंसा हुआ था। श्योर वो घिसटते हुए सील के पास पहुंचता। कैसे भी हील कर लूँ पहले। श्योर इतना करने के बाद एक सेफ जगह उस किले के बाहर जाता। किले के बाहर जाने के बाद वो एक सेफ जगह पहुंचता, जहाँ पर डीमन गर्ल को बुलाने के बाद वो डीमन गर्ल से खुद को हील करवाता। लेकिन अभी वो पूरी तरीके से हील नहीं कर पाया था। उसके पाँव के बड़े बड़े घाव बस भर पाए थे, लेकिन उसके नए पाँव बन नहीं पाए थे। इतना काफ़ी है, श्योर इतना कहता और मैग्रॉन को देखता। काफ़ी है? तुम चलने कैसे वाले हो ये तो बताओ। मैग्रॉन
उससे अभी बहुत ज़्यादा दो रहा था, इसलिए वो श्योर से कहता चाहता कि महाराज काल वाली बात ज़्यादा तक उस डीमन के सामने आ ही जाएगी। वो बात उसके सामने आ ही जाएगी कि महाराज काल वो महाराज काल नहीं है। डीमन सैलू इतना ज़्यादा कमज़ोर होने के बावजूद उसे उल्लू बना पा रहा है। तो डीमन सैलू बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है वेश बदलने में, यहाँ तक कि वो गायब भी हो सकता है, उसे कोई देख भी नहीं पाए। हाँ, गायब हो सकता है, मतलब डीमन सैलू बच सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँ तो उससे अभी आपके डिमोनिक कोड या फिर न्यूरो कोड में वापस बुला सकता हूँ, जिससे होगा ये कि कुछ भी नहीं होगा, उससे कुछ होगा भी नहीं। लेकिन असल प्रश्न नहीं वो तलवार है, वो तलवार हमें कैसे भी चाहिए, क्योंकि उस तलवार की ही मदद से हम लोग उस महाराज काल को ख़त्म कर सकते हैं जिसके ऊपर वो डीमन बैठा हुआ है। श्योर, सभी से कहता वो तलवार बहुत ज़्यादा जोड़ी थी, और उस तलवार के अंदर जो आत्मा थी वो भी बहुत ज़्यादा जोड़ी थी। श्योर ये अच्छे से जानता था। सभी लोग अपना दिमाग लगातार लगाए जा रहे थे कि आखिर अब करना क्या है। इन किसी के भी दिमाग के अंदर कुछ आइडिया वगैरह आ नहीं रहा था। इतने में श्योर अपनी आंखें बंद करता और उसके हाथों में हरे रंग की बिजली दिखनी शुरू हो जाती है, जो कि नीचे आती है और एक मोटे कीड़े का रूप लेने लगती है। श्योर ये कर सकता था, इसे वो मोटे कीड़े का रूप लेता। वो मोटे कीड़े को अंदर नहीं भेजना चाहता था, वरना हो सकता है कि वो डीमन उसे पकड़ ले। वो अपने ठंड एलिमेंट से बना हुए मोटे कीड़े को जमीन के नीचे भेजता और उससे कनेक्ट हो जाता। श्योर इस वक्त खुद मोटा कीड़ा बन गया था और वो तेजी से आगे बढ़े जा रहा था। वो आसपास की चीज़ों को सेंस भी कर पा रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी और कमाल की बात थी। श्योर वो उस डीमन और उस महाराज को सेंस कर पा रहा था जो कि वहाँ ऊपर थे। लेकिन अगले पल श्योर का कनेक्शन टूट जाता। नहीं, हर बार की तरफ उसने पता नहीं क्या, मैं तो उसे सेंस भी नहीं कर पाया और उसने मुझे मार दिया। श्योर सभी से कहता और सभी लोग तो उदास दिखने लगते हैं। पता नहीं श्योर और बाकी सभी कब तक हील कर पाएंगे और कब तक वो लोग अंदर जाके मदद दे पाएंगे। लेकिन मदद मदद के नाम पे वो लोग जाके फिर से अपने पाँव को कटवा के ही आएंगे। और क्या पता इस बार वो डीमन उस सभी के सर को भी काट दे। वो डीमन अचानक से ही बाहर आता और सभी को गुस्से से देखने लगता। तुम सभी को पता तो है ना कि तुम लोगों को क्या करना है। अगर नजर रखने की दोबारा कोशिश की तो अब उस महाराज की लाश ही बाहर आएगी। वो डीमन इस्माइल के साथ कहता और फिर से अंदर चला जाता। अरे यार, अब क्या करें। वो राजकुमार शौर्य से कहता, मैं क्या कहूँ, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपको कहना चाहिए जो कहना है। शौर्य राजकुमार को फंसाते हुए कहता। डीमन गन लगातार उन सभी को हील करे जा रही थी। एक आइडिया है, राजकुमार शौर्य से कहता। इतना कहने के बाद राजकुमार वो फ्यूलस को बुलाता। फ्यूलस वहाँ आने के बाद राजकुमार की बात समझ जाता और शौर्य से उस दवाई को ले लेता, जो कि अब सिर्फ एक बूंद बाकी रह गई थी। आपको पता तो है ना कि आप क्या कर रहे हैं। श्योर उस राजकुमार से कहता और वो राजकुमार अपने सर को हाँ मिलाता। देखते देखते वो फ्यूरस उस बूंद को ले जाकर, उस छोटे से दवाई के बूंद को ले जाकर उस सील के ऊपर डाल देता, जिसके कारण उस सील के अंदर थोड़े से क्रैक्स दिखने शुरू हो जाते हैं और वहाँ एक छोटा सा होल भी हो जाता जो कि बहुत छोटा था। अगले ही पल वो डीमन वहाँ अपीयर होता और उस छोटे से होल को देखने लगता। बहुत बढ़िया, काम जारी रखो। वो डीमन फ्यूलस से कहता। मैं यार काम जारी रखूँ क्यों? ताकि तुम आज़ाद हो जाओ और हम सभी को मार दो, हमारे प्यारे महाराज को भी मार दो। हम तुम्हें बेवकूफ़ दिखते हैं। वो फ्यूलस वो डीमन से कहता। हाँ अच्छा, तो मैं तुम्हारे महाराज को ही मार देता हूँ। वो डीमन फ्यूलस से कहता। ठीक है, तो हम भी यहाँ से चले जाते हैं। सुनो, आज से तुम लोग का नया महाराज मैं हूँ। फ्यूलस इस्माइल के साथ कहता। कैसे आदमी हो तुम? वो डीमन फ्यूलस से कहता। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बस अपने लोगों की जान बचाना चाहता हूँ। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं, वो हमारे लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्यों महाराज? वो फ्यूलस चिल्लाते हुए कहता। कुत्ते कमीने, बाहर से मतलब अंदर से यही आवाज़ आती है। हाँ ठीक है, लगता है महाराज को हमारी जरूरत नहीं है। चलो दोस्तों, हम लोग चलते हैं। वो फ्यूलस सभी से कहता और सभी सिपाही एक साथ पट के जाने लगते हैं। रुको, वो डीमन उन सिपाहियों से कहता, लेकिन वो लोग रुकते नहीं हैं। ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? वो डीमन फ्यूलस और बाकी सिपाहियों से कहता। ज़्यादा नहीं, हमें क्या हो चाहिए था, सोचना पड़ेगा। श्योर उसने फ्यूलस को अच्छे से प्लान तो समझा दिया था, लेकिन फिर जानबूझ के नाटक कर रहा था। हमें बिल्कुल चाहिए जो कि महल के अंदर है, ला के दे सकते हो? फ्यूलस उस डीमन से कहता और वो डीमन तेजी से अंदर जाता और बहुत सारे विल कॉइन्स के बड़े बड़े पोटली, जो कि आधे फटे हुए थे और रास्ते में गिरे हुए थे आधे से ज़्यादा, वो सारे वहाँ ला के रख देता। ऐसे नहीं, ये सारे टुकड़े जो नीचे गिरे उसे कौन उठाएगा?
वो सारे टुकड़े एक साथ उठाकर और इस बैग में भरने के बाद मेरे 2 सिपाही अंदर जाएंगे। मतलब क्या करूँ है, हाँ, मेरे 2 सिपाही अंदर जाएंगे और ये सारी चीज़ें यहाँ लाएंगे। अगर उन्हें कुछ हुआ तो हम लोग यहीं से पलट के चले जाएंगे, समझे? फ्यूलस वो नाटक करते हुए कह रहा था। एक तरीके से वो बार बार उस डीमन को इरिटेट कर रहा था और गुस्सा दिला रहा था। तो पे चढ़ जाओ, दरवाजे पे जाओ, जाओ। फ्यूलस उस डीमन को किसी कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा था। वो डीमन भी कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए